अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम चाँद की तरफ देखते हैं तो चाँद पर हमें बड़े बड़े धब्बे नज़र आते हैं। टेलीस्कोप के साथ अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े गड्ढे हैं और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि चाँद पर कभी बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो चुकी है। स्पेस रॉक्स चाँद से टकराई हैं। कई गड्ढे 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़े हैं। इन गड्ढों पर रिसर्च करने के लिए जब अपोलो मिशन चाँद पर गया तो वो 380 किलोग्राम मून रॉक्स लेकर ज़मीन पर आए। आप देख सकते हैं कि इन रॉक्स को हमने एक स्पेशल फैसिलिटी में रखा है जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है। लेकिन जब इन तमाम रॉक्स को हमने कार्बन डेट किया, कार्बन डेटिंग पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप यूट्यूब पर तख्ती प्लस कार्बन डेटिंग लिखेंगे तो आपको वो वीडियो नज़र आ जाएगी। तो जब हमने इन रॉक्स को कार्बन डेट किया, इनकी उम्र पता चलाने की कोशिश की, तो इन तमाम रॉक्स की उम्र आ रही है 3.9 बिलियन साल। ये साइंसदानों के लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात थी कि एक ही उम्र क्यों आ रही है। हमारा सूरज 4.5 बिलियन साल पहले मार्ज़े वजूद में आया। हमारी ज़मीन तकरीबन 4 बिलियन साल पहले मार्ज़े वजूद में आई, बनना शुरू होगी। और हैवी बम्बार्डमेंट जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो मून से हमें रॉक्स मिली, वो 3.9 बिलियन साल पुरानी है। लेकिन 3.9 बिलियन साल पहले ऐसा क्या हुआ? साइंसदानों ने ज़मीन की तरफ तवज्जो की और ज़मीन में भी देखना शुरू किया तो उनको बहुत से ऐसे निस्बतन कम लेकिन बहुत से ऐसे गड्ढे नज़र आए जो कि 3.9 बिलियन साल पहले बने थे। इसका मतलब यह है कि 3.9 बिलियन साल पहले आसमान से पत्थरों की, स्पेस रॉक्स की एक बारिश हुई थी जिसने चाँद को, मरीख को, ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया। इस पूरे प्रोसेस को लूनर कैटेक्लिज्म कहा जाता है। लूनर कैटेक्लिज्म के बारे में मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ, लेकिन जब हमने इन रॉक्स पर और ज़्यादा रिसर्च की तो हमें पता चला कि ये रॉक्स तो एस्ट्रॉयड बेल्ट से आई हैं। यही वो रॉक्स हैं जिन्होंने चाँद को और ज़मीन को बहुत सी मेटल्स भी दी। इन रॉक्स में बहुत ज़्यादा मेटल्स भी मौजूद थी और इन रॉक्स में बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी मौजूद थे। इनके फ़ायदे भी हमें बहुत ज़्यादा हुए जो कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये कैसे पता चला कि ये रॉक्स एस्ट्रॉयड बेल्ट से आई हैं? क्योंकि एस्ट्रॉयड बेल्ट से आज भी मुख्तलिफ रॉक्स ज़मीन पर गिरती हैं और हम उनका एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। जब इन रॉक्स को उन रॉक्स के मुकाबले में रखा गया तो हमें पता चल गया कि ये रॉक्स वही स्ट्रक्चर रखती हैं, वही एलिमेंट्स रखती हैं जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। अगर इनकी केमिकल कंसिस्टेंसी एस्ट्रॉयड बेल्ट से मिलती है तो फिर 3.9 बिलियन साल पहले ऐसा क्या हुआ हमारे सोलर सिस्टम में कि एस्ट्रॉयड बेल्ट बिल्कुल तितर बितर हो गई और उनकी रॉक्स ने अंदर वाले अंदरूनी सियारों को निशाना बना लिया? इसका जवाब आया 2004 में, क्योंकि साइंसदानों ने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज़ दी गई, लेकिन 2004 की ये थेरी ज़्यादातर एक्सेप्ट की जा रही है। हम ये समझते हैं कि प्लैनेट्स हमेशा उन्हीं मदारों में घूम रहे हैं जिन मदारों में वो आज से 4 बिलियन साल पहले घूमते थे। लेकिन ये थेरी कहती है कि ऐसा नहीं है। इब्तदाई तौर पर सूरज के गिर्द 20 प्लैनेट्स घूमते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपस में टकराने के बाद वो बहुत कम रह गए। लेकिन जो ओरिएंटेशन, जो तरतीब प्लैनेट्स की आज सूरज के गिर्द घूमने की है वो पहले नहीं थी, बीच में बदली है। प्लैनेट्स ने अपनी जगहों को, अपनी मदारों को, अपने ऑर्बिट्स को स्विच किया है। और ये कब हुआ? ये आज से 3.9 बिलियन साल पहले हुआ। जब भी जुपिटर और सैटर्न, जो कि बहुत बड़े गैस जायंट्स हैं, वो सूरज के गिर्द घूमते हैं
तो कुछ अरसे के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा करीब आते हैं और उसकी वजह से वो रेजोनेट करते हैं। उनकी अमूमन रेजोनेशन आपस में एक दूसरे की मावनत कर रही होती है। लेकिन 3.9 बिलियन साल पहले एक वक्त ऐसा आया जब ये दोनों सियारे एक दूसरे के करीब आए और इनकी रेजोनेंस में एक तब्दीली आई, इनमें एक दूसरे को अपोज करना शुरू किया, जंग लग गई इनके बीच। और जब दो पहलवान बड़े आपस में लड़ रहे हों तो उसका असर पूरे सोलर सिस्टम पर जाना था। यूरेनस और नेपच्यून ने इस वक्त अपने ऑर्बिट बदल दिए। तो जो ऑर्बिट आज हमें यूरेनस और नेपच्यून के नज़र आ रहे हैं, ये 3.9 बिलियन साल पहले ऐसे नहीं थे। उस वक्त 3.9 बिलियन साल पहले यूरेनस और नेपच्यून ने अपने ऑर्बिट्स बदल लिए। जब ये दो पहलवान आपस में लड़ाई कर रहे थे तो एस्ट्रॉयड बेल्ट से बहुत से पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, वो ज़मीन की तरफ आए, मरीख की तरफ आए, मरकरी, वीनस की तरफ आए और उन्होंने सब पर बम्बार्डमेंट की। उन्होंने चांद पर भी बम्बार्डमेंट की, लेकिन मरीख और चांद पर ये बम्बार्डमेंट हमें ज़्यादा नज़र आती। ज़मीन की बम्बार्डमेंट इसलिए छुप गई क्योंकि उसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर थी और फिर पानी आया जिसने बड़े बड़े निशानात को छुपा दिया। इस पूरे प्रोसेस को लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है। गोया कि ये बम्बार्डमेंट 3.9 बिलियन साल पहले हुई, लेकिन ये बहुत थोड़े अरसे के लिए हुए। बहुत थोड़े अरसे के लिए ये पत्थर आकर ज़मीन से टकराए। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज की साइंस ये समझती है कि इन पत्थरों की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, क्योंकि इन पत्थरों में नमकियात थी, ऑर्गेनिक मटेरियल था, इन पत्थरों में मेटल भी थी। लेकिन ज़मीन पर ज़िंदगी आने के लिए तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम पानी को देखते हैं और उसकी उम्र का, ज़मीन पर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी हमें इसी एरा के आसपास नज़र आता है। तो इसका मतलब ये है कि 3.9 बिलियन साल के कुछ अरसे बाद पानी भी ज़मीन पर आ चुका था। लेकिन ये पानी कहाँ से आया? क्या उसका ताल्लुक भी इन पत्थरों से है? आज जब हम एस्ट्रॉयड बेल्ट के पत्थरों को, नासा ने जाकर उनको माइन किया, तो हमें पता चला कि उनके अंदर गैसेस भी होती हैं और उनके अंदर पानी भी मौजूद होता है। लेकिन ये पानी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो ज़मीन का 2/3 हिस्सा कवर कर ले। ये पानी तो कहीं और से आया। और अब हम ये जानते हैं कि ये पानी कूपर बेल्ट से आया है। मैं आपको कूपर बेल्ट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। कूपर बेल्ट में कॉमेट्स मौजूद होते हैं। कॉमेट्स ऐसी आइसी रॉक्स होती हैं जिनमें गैसेस और पानी दोनों आइस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो जब एक कॉमेट सूरज के करीब आता है तो वो एक दुमदार तारा बन जाता है, क्योंकि उसकी गैसेस एवेपोरेट कर रही होती हैं और वो एक दुम की सूरत में नमूदार हो जाती हैं। आज हम ये समझते हैं कि बहुत से कॉमेट्स जो कि कूपर बेल्ट में थे, वो भी इस इवेंट के दौरान आए और ज़मीन से टकराए और उन्होंने ज़मीन को अपना पानी फराहम किया, क्योंकि उस वक्त ज़मीन के टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड थे। तो ज़मीन का इतना ज़्यादा टेम्परेचर था और उसके बाद पानी ज़मीन पर आया, पानी एवेपोरेट हुआ, फिर बारिश हुई, उसने आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को ठंडा करना शुरू किया। वाटर साइकिल का आगाज़ हुआ। अब ज़मीन के पास नमकियात भी थी, अब ज़मीन के पास पानी भी था और ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही थी, तो एटमॉस्फेयर भी बन रही थी। और ये मुकम्मल रेसिपी है लाइफ के आने के लिए। हम अगली वीडियोस में ये भी डिस्कस करेंगे कि पहला सेल कैसे बना, लाइफ ज़मीन पर कैसे आई। लेकिन लाइफ के आने के लिए पानी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कूपर बेल्ट क्योंकि ओट क्लाउड से ज़्यादा करीब है, इसलिए ज़्यादा ख्याल ये किया जाता है कि ये जितने भी हमारे पास आइसी रॉक्स आई, ये कूपर बेल्ट से आई, ये ओट क्लाउड से नहीं आई। और इनमें से कुछ रॉक्स 600 मील लंबी थी। इतना ज़्यादा पानी उनमें मौजूद था। और इस पानी के आने के बाद ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे आई, ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। अब आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि ज़मीन पर एक मरतबा पत्थरों की बारिश हुई है और पत्थरों की बारिश मुस्तकबिल में भी हो सकती है अगर जुपिटर और सैटर्न दोबारा इसी जंग में जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।